Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। कैरन हार्नी की थ्योरी की बात करें तो कैरन हार्नी की थ्योरी की हमारे पास दो बेसिक जो पोस्टुलेट्स है जिस पे सारी थ्योरी बेस है वो हमारे पास है बेसिक एंजाइटी एंड न्यूरोटिक पर्सनैलिटी। बेसिक एंजाइटी तब एक इंसान को होती है जब वो अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस करे। यानी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैरन हार्नी ने कि एक बच्चा एक ऐसे वक्त पैदा हो जाए या ऐसे माहौल में पैदा हो जाए जहाँ पर जो है वो उससे बच्चे बाकी जो बच्चे हैं वो उससे काफ़ी एज में हो, बहुत पावरफुल हो, ओल्डर हों, ठीक है, और एडल्ट्स भी उस माहौल में मौजूद हों, तो उसके हम उम्र तो बच्चे नहीं होंगे, तो वो अपने आप को क्या फ़ील करेगा, आइसोलेट फील करेगा, आइसोलेटेड होगा, बिल्कुल अपने आप को तन्हा महसूस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी कि बेसिक एंजाइटी उसमें आएगी। न्यूरोटिक पर्सनैलिटी में क्या होता है कि वहाँ पे उसको मतलब वो अजीब से एक तरीके कार अपना लेता है जिस पे वो बहुत नेगेटिवली अपने रिलेशनशिप को मुतासिर कर सकता है। अब इसका थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, जो सबसे पहले हमारे पास आता है वह बेसिक हॉस्टिलिटी एंड बेसिक एंजाइटी। बेसिक हॉस्टिलिटी तब होती है जब इंसान जो है वो उसको पता होता है कि अगर वो हॉस्टाइल बिहेवियर रखेगा तो तब जाके वो कुछ गेन करेगा। मतलब वो जो उसके अंदर एक शैतान होता है वो उसको मजबूर करता है कि हॉस्टाइल बिहेवियर रखो। लेकिन जब ये हॉस्टाइल बिहेवियर उसका रिप्रेस हो जाए या उसके ऊपर कोई डोमिनेंट बंदा आ जाए, इस तरह भी समझ सकते हैं, तो अगर यही हॉस्टाइल बिहेवियर उसका सप्रेस हो जाए और वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाए तो उसमें जो है बेसिक एंजाइटी आ जाएगी। बात वही आ गई बेसिक एंजाइटी कि वो बंदा अपने आप को आइसोलेट फील करना स्टार्ट कर देता है। अब एडजस्टमेंट टू बेसिक एंजाइटी के लिए जो इंसान को अपने आप को तन्हा महसूस होता है या वो डरता है कि उसको कभी तन्हाई फील ना हो या कभी वो आइसोलेट ना हो, तो इसके लिए एडजस्टमेंट क्या है, तो वो उसने 10 न्यूरोटिक नीड्स आइडेंटिफाई किए हैं कैरन हार्नी ने। और वो है यानी आप जो है वो अफेक्शन की तलाश में, कोई कोई लोग होता है पार्टनर की तलाश में, लव, एक्सप्लॉइट अदर्स, सोशल रिकॉग्निशन। ये फर्दर जब कैटेगरीज में मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि ये किस तरह से मतलब एडजस्टमेंट हो सकता है इंसान की। अब जो कैरन हार्नी का एडजस्टमेंट बेसिक एंजाइटी जो दी थी कि न्यूरोटिक जो नीड होता है इंसान को चाहिए होता है कि वो अपने आप एंजाइटी में किस तरह अवॉइड करे या उस एंजाइटी को किस तरह कम करे, करने के लिए वो कुछ तदाबीर यूज़ करता है। तो उस न्यूरोटिक नीड्स को कैरन हार्नी ने 10 न्यूरोटिक नीड्स है उसको जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब पहला जो हमारे पास कैटेगरी आता है वो मूविंग टुवर्ड पीपल है। अब मूविंग टुवर्ड पीपल में क्या होता है कि एक बंदा चाहता है कि मैं लोगों के साथ रहूं या मैं किसी बंदे के साथ रहूं, और वो चाहता है कि उसको बंदा यानी वो टू बी लव्ड, यानी वो अगले से लव चाहता है, वो एक तरह से अप्रूवल चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है। और ये एक्चुअली उसकी न्यूरोटिक नीड बन जाती है कि वो दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, दूसरा बंदा उसको प्यार करे। और फिर वो चाहता भी यही है कि अगर मैं इतना ज़्यादा एक दूसरे को यानी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं उतना यानी उसके अगले एक्चुअली यहाँ पे एक डोमिनेंट पार्टनर की भी उसको तलाश होती है कि वो उसको लाइफ को कंट्रोल कर सके। एक बेशक उसकी लाइफ के नैरो लिमिट्स ही बना दे, विद इन नैरो लिमिट्स, यानी उसकी कोई ख़ास आज़ादी भी ना हो, लेकिन वो बंदा उसके साथ रहे। तो वो यही चाहता है, वो इसलिए चाहता है कि अगर वो इतना इस रिलेशन में या वो अगले बंदे को अपना आप इतना दे देता है कि वो अगला बंदा उस पर कंट्रोल करे, तो अगले को भी उतना ही उसका ख्याल, यानी अगर एक बंदा अपना आप इतना अगले को सपोर्ट कर देता है तो वो चाहते हैं कि अगला भी इसका इतना ही ख्याल करे और हट ना करे। तो बेसिक ये क्या होता है कि वो बेसिकली ये चाहता है कि वो अगला बंदा उससे प्यार करे बस। अब मूविंग अवे फ्रॉम पीपल में ये होता है कि एक इंसान ग्रेटिफिकेशन या एक इंसान को अपने आप पॉजिटिव तब लगता है या उस इंसान को जो है वो सेटिस्फेक्शन फीलिंग तब आती है जब वो लोगों से दूर हो, यानी अपने आप को विड्रॉ करता है, लोगों के साथ डिटेच रहता है और ज़्यादा उनके साथ क्लोज नहीं रहता, तो तब उसको सुकून मिलता है। तो ये क्या हो गया कि इसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो ग्रेटिफिकेशन इस चीज़ में सीख कर रहा है कि वो लोगों से अलग हो, यानी उसमें उसको एक एहसास होता है इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, और ठीक है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बोझ नहीं है, ठीक है ना, ना ही उसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो फर्दर उसमें ये बात ये कही गई कि ये तीनों का एक साथ चलना एक इंसान में पॉसिबल नहीं है। एक इंसान बहुत न्यूरोटिक पर्सन बहुत लेस फ्लेक्सिबल होता है और वो एट अ टाइम एक ही मोड एडजस्टमेंट जो है वो अपना सकते हैं। ये मोड एडजस्टमेंट है, यानी मूविंग टुवर्ड्स पीपल और मूविंग अवे फ्रॉम मोड एडजस्टमेंट मोड है। वो इसलिए है कि आपने बेसिक एंजाइटी में किस तरह एडजस्ट होना है। तो आप अगर आपको एंजाइटी है किसी भी चीज़ का, तो शायद वो आप जब लोगों से अलग तहत रहते हो तो शायद आपको वो अच्छा लगता हो कि यार मैं अगर इन लोगों से अलग रहूँगा तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँगा।
तो हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी है, तो तभी तो उसने जो कहा है कि 3 एडजस्टमेंट मोड है बेसिक एंग्जाइटी के लिए। तो हर डिफरेंट मोड हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मूविंग अगेंस्ट पीपल, अब ये जो है हॉस्टाइल बिहेवियर होता है। इसमें बंदे को इस तरह लग रहा होता है कि जो दुनिया है ये मतलब हॉस्टेलिटी से चलती है। अगर आप बुरे हैं तो तब लोग आपके जो है वो आप सुकून में रह सकते हैं। मतलब ये कि आप कहते हो कि यार मेरे पास जब तक पावर नहीं होगा, जब तक मैं लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, तो तब तक लोग मेरी एक तरह से बात नहीं मानेंगे या लोग मुझे हर्ट नहीं करेंगे। बेसिकली जो मेन चीज़ बात करने की है ये तीनों में से, वो है कि इंसान अपने आप को हर्ट करने से बचाता है। मतलब जो पहले वर्ड में था कि मूविंग टुवर्ड्स पीपल में क्या होता था, वो इसलिए अटैचमेंट चाहता है कि वो उसे कोई हर्ट नहीं करेगा। वो जितना अगले के ताबे चलेगा वो बंदा उसको हर्ट नहीं करेगा। मूविंग अवे फ्रॉम पीपल में ये था कि वो लोगों से जितना दूर रहेगा उतने ही लोग उसको हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मूविंग अगेंस्ट पीपल ये होगा कि अगर जितना वो लोगों के अगेंस्ट हो गया, जितना वो हॉस्टाइल बिहेवियर रखेगा, अपने आप को क्या कहते हैं रोबदार रखेगा या अपने आप को हॉस्टाइल रखेगा और उसके पास पावर होगा, वो लोगों को जितना मैनिपुलेट कर पाएगा उतना ही जो होंगे वो लोग उसको हर्ट नहीं करेंगे, वो बचेगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एंजाइटी, जो लोगों का खौफ, जो लोगों का करना, वो एंजाइटी से बचने के लिए लोग जो है वो डिफरेंट एडजस्टमेंट मोड जो है वो कैरन हेनरी के मुताबिक जो है वो अपनाते हैं अपने आप में। रिलेशनशिप बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड एक्चुअल सेल्फ। आइडियल सेल्फ ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जो हम बनना चाहते हैं, और रियल सेल्फ जो हम एक्चुअली होते हैं रियल में, जो हमारी थॉट्स और थिंकिंग परसेप्शन जो रियल में होती है, और हमारा एक्चुअल इमेज जो होता है वो रियल सेल्फ होता है। तो इसमें बैलेंस बहुत जो है वो ज़रूरी होता है। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है कि रियल सेल्फ का आपका रियल आइडियल सेल्फ के साथ एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए या पॉजिटिव लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो मेजर जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की थ्योरी का मेन मकसद ये है कि किस तरह हम लोग जो है आइडियल सेल्फ को अपने रियल सेल्फ के साथ मेंटेन कर सकते। जब वो आगे कार्ल रोजर्स ने बताया था कि जब आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ मेंटेन बैलेंस होता है ना, तब आपकी लाइफ प्रॉपर फंक्शन होती है। मतलब आप प्रॉपरली जो है अपने लाइफ को लीड कर रहे होते हो, आप प्रॉपरली, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर इसमें जब गैप ज़्यादा हो, आपकी आइडियल मतलब आप जो बनना चाहते हो उसका आइडियल सेल्फ और जो आप एक्चुअली हो, इसमें अगर गैप बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपके बहुत नेगेटिव अफेक्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी को। तो फ्राइड ने जिस तरह ईगो को प्रोटेक्ट करने की टेक्निक्स दी थी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर तो इसी तरह कैरन हार्नी ने भी कुछ एडजस्टमेंट टेक्निक दी है जहाँ पे इंसान जो है वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करता है या अपने आइडियल सेल्फ को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, एडजस्ट करता है अपने आप को आइडियल सेल्फ के हवाले से। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ये होगा कि आप जो है वो एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि कोई भी नुकसान, जो कोई भी नेगेटिव चीज़ होगी जो आपके आइडियल सेल्फ को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसके जगह बहाना ढूंढोगे और आप उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। यहाँ पे एग्जांपल भी दी है कि अगर आपसे टीचर ने एग्जांपल पूछा और वो उसका जवाब आपने सही तरह नहीं दिया, स्टूपिडली दिया, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे और ये प्रॉब्लम आपके क्रिएट करेगी आपकी आइडियल सेल्फ के। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर एक इंटेलिजेंट बंदे का नाम लगाया और आपने स्टूपिड नहीं आंसर किया, तो इस चीज़ को आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और डिसऑन नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ को जो है वो आपने, और इस चीज़ को आप यानी डाउन रखना चाहते हैं, रिप्रेस रखना चाहते हैं, जो कि एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन के सिमिलर सेम टू सेम उसके साथ लिंक कर रहा है। फर्दर जो है वो रेशनलाइजेशन ऐसी है कि आप ऐसे एक्सक्यूजेज देने लग जाते हो कि वो अगला बंदा भी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अगर एक बंदा जो है वो CSS में पास नहीं कर सका, तो वो अगला कहता है यार मुझे सिविल सर्वेंट बनना ही नहीं था, वो तो करप्ट होते हैं और मैं तो एक ऑनेस्ट बंदा हूँ। तो एक ऐसे एक्सक्यूज है जो अगला सुन के तभी है तो वाकई वो भी कहते हैं यार वाकई सही एक्सक्यूज दे रहा है, मतलब एक्सक्यूज लग भी नहीं रहा होता। इससे सिर्फ सेल्फ कंट्रोल क्या होता है कि आपका अपने आप पे इतना कंट्रोल होता है कि चाहे कोई भी सरकमस्टांस हो, चाहे कोई भी हालात हो, आपका अपने आप पे कंट्रोल होता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होते हैं, आपका अपने जो जितने भी डिज़ायर्स पे कंट्रोल कह लें या आपका अपने परसेप्शन पे कंट्रोल होता है। चाहे वो गमगीन सिचुएशन हो, आपने आपने इतना कंट्रोल किया होता है कि आप लोगों को शो नहीं करते कि आप गमगीन हो, या खुशी का माहौल हो तो आप अपने लोगों को नहीं बताते कि यार मैं खुश हूँ या नॉर्मल, मतलब इतना कंट्रोल अपने आप पे आपका होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन ये होता है कि आपने अपनी लाइफ के जो है वो डिवाइड कर लिया होता है कुछ सेट्स में। अब ये होता है कि एक आप अगर टीचर है बहुत सख्त है डिपार्टमेंट में और वहाँ पे आप टीचिंग अलाउ नहीं करती, ये आपका एक सख्त रूल का सेट है। लेकिन जहाँ पे आप कोई गेम खेल रही होती है वहाँ पे आपको चीटिंग अगर चाहिए करनी होती है तो आप कर लेते हैं, वो वहाँ पे आप क्या हो गया, आपका दूसरा कंपार्टमेंट आ गया।
मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए तो चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को जो है वो आपने अपने आप को सख्त शो किया हुआ है। तो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं लाइफ अपने आप को आइडियल सेल्फ को मेंटेन करने के। मेन चीज़ है आइडियल सेल्फ की बात हो रही है। एक्सटर्नलाइजेशन ये है कि वो सेम जो है वो प्रोजेक्शन टाइप है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में जो प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था कि आप अपने नाकामी का जो क्या कहते हैं मलबा जो है वो किसी और बंदे पे यार डाल देते हैं, या किसी और एक्सक्यूज बना के जो है वो डाल देते हैं। यानी स्टूडेंट का अगर एग्जाम में फेल होना तो वो कहते हैं मेरे साथ टीचर ही नहीं ठीक, तो तब जाके मेरे लोग ग्रेड आए। तो ये क्या हो गया, आर्बिट्री राइटनेस ये हो गया कि आपके ऊपर एक अथॉरिटेटिव फिगर है और आप जो है उसी की बात मानते हो। वो जो कहेगा, वो जो सोल्यूशन निकालेगा किसी प्रॉब्लम का, आप उसी पे जो है वो हाँ करेंगे। इलूसिवनेस ये होगा कि आप डिसीजन से बचना चाहते हो कि यार आप ज़िंदगी में आप कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्या कहोगे आप कि यार अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया, कल को वो गलत साबित हो गया तो मुझे ही लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं कोई डिसीजन ही ना लूँ अपनी लाइफ में। तो इससे क्या होगा, आपकी आइडियल सेल्फ जो आप होता है कि आपको कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, वो बचा रहता है और आप मेंटेन रखते हो सर। साइनिसिज्म में क्या होता है कि आप जो है वो और लोगों को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, उसको इतना इतना वर्थलेस शो कर देते हैं कि आप अगला बंदा अपने आप से ही नफरत करने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो ईगो मतलब आपको फ्लेजर मिल रहा होता है कि अगले बंदे को जो है डिमोटिवेट करना, उसको नाकाम साबित करना, इससे आपको तसल्ली मिलती है। तो ये साइनिसिज्म में आता है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.